बच्चों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 9th 10th 11th और 12th का पूरा सिलेबस कराऊंगा। और हम लोग सिलेबस को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, क्रैश कोर्स की तरह। पूरे सिलेबस की पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद जो है उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो आपको रिवाइज करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि पूरे सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। एक ऑप्शनल के जैसा मेरा वीडियो हो सकता है। आप दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है रिवीजन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है द्रव्य की प्रकृति। ये आप लोगों के क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक आता है। क्या होती है द्रव्य की प्रकृति? द्रव्य की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि द्रव्य स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्य की प्रकृति क्या होती है तो आपको ये बताना होता है कि द्रव्य स्थान घेरता है और द्रव्य का द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो है आसपास की चीजों को ही कहा जाता है। अगर साधारण शब्दों में इसको मैं बताना चाहूं तो आप आसपास की चीजों को देखिए, उन सब के अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि हमारी फीलिंग्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। तो ऐसी चीजें जिनको हम महसूस करते हैं उनको आप यहाँ पे नहीं कंसिडर करें। दूसरा टॉपिक है आपका द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं जो है 5 होती हैं, लेकिन इनमें मुख्यतः 3 को ही पढ़ना होता है अच्छे से, क्योंकि जो 2 अवस्थाएं होती हैं वो दिखती नहीं है और दिखेंगे भी नहीं, इसलिए जो है उनके बारे में सोचना हम लोग के लिए सही नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि वो अवस्थाएं कौन कौन सी। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये 5 अवस्थाएं आपको क्या करना है, समझना है। इनमें से 3 आपको जरूरी समझना है। ये अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे पूछ लिया जाता है कि द्रव की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वहां पे आप टिक लगा सकते हैं, टिक के लिए काम आ जाएगा। ये 3 आपको आना चाहिए। अब ये 3 क्या है, 3 को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर चीजें क्या होती हैं, सिंपल फॉर्म में होती हैं, बहुत साधारण शब्दों में। आपको मैं भाषा भी नहीं लिखवाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आपको सिर्फ सुनते जाना है। सिर्फ आप सुनते भी रहेंगे तो भी आपका रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा। ठोस क्या होते हैं? ठोस ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, आसपास की चीजों को कहा जाता है जिनके अंदर ये गुण पाया जाएगा। गुण क्या है कि उनका आकार नहीं बदलना चाहिए, उनका आयतन नहीं बदलना चाहिए, यानी आकार और आयतन निश्चित होता है जिनका, इनको ठोस कहा जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आसपास की चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ईंट है, किताब है, पेंसिल है, वो इसके अंदर आपका आता है, क्योंकि इनके आकार आयतन निश्चित आपको मिलेंगे, ये बदलते नहीं है। ना बदलने का अर्थ है यहाँ पे कि जो भी प्रेशर वायुमंडल लगा रहा है और जो भी टेम्परेचर उसको वायु जो है वातावरण से मिल रहा है वो नहीं बदलना चाहिए, उससे
ज्यादा या कम नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। तब ये जो है आपको जो भी शर्त मैं बोल रहा हूं अगर वो लागू होता है तो आप बोल देंगे कि वो चीज ठोस है जिसका आकार और आयतन निश्चित। द्रव की अगर मैं बात करूं तो द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं या आसपास की वो चीजें हैं जिनका आकार बदल जाता है। जिस भी डब्बे के अंदर डालेंगे अगर उस डब्बे का आकार ले लेता है तो हम समझ लेंगे कि जो है वो द्रव है। शर्त यह है कि आयतन नहीं बदलना चाहिए। आयतन का अर्थ क्या है कि उसका जो, जैसे मान लीजिए कि वो 1 लीटर है, 1 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी जो है ऐसा नहीं है कि जो है किसी बर्तन में डालने पे 1 लीटर से 1.5 लीटर हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, वो नहीं बदलना चाहिए, आयतन नहीं बदलना चाहिए। गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसको अगर आप डब्बे में रखते हैं तो डब्बे के अंदर भी आ जाएगा और अगर एक रूम में रखेंगे तो रूम के अंदर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आयतन जो है आपको बदलता हुआ दिखेगा। अब ये कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आयतन बदल गया, तो इसके लिए आपको जो है मैथमेटिक्स में थोड़ा घुसना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि जो है एक छोटे डब्बे का आयतन निकालने के लिए अगर सिलेंड्रिकल है तो उसका आयतन क्या हो सकता है, और एक रूम का जो अगर आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन क्या हो सकता है। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है आयतन इसका बदल जा रहा है और आकार तो बदल ही जाता है। तो ये जो है आपको याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्य का वर्गीकरण, यानी जो आसपास की चीजें हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मैं अगर इसके वर्गीकरण की बात करूं तो इसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 भागों में बांटने का अर्थ क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग इन 2 भाग में ही पढ़ते हैं चीजों को, तो इन 2 भागों को समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला है मिश्रण। मिश्रण और दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध, ये आप लोगों का किसको बताना, ये आपका है द्रव्य। द्रव्य को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। मिश्रण और शुद्ध में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसका अपोजिट है। मिश्रण का मतलब कि जो चीज शुद्ध ना हो, हमारी भाषा में कहें तो अशुद्ध। अब ये शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये सोच लीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट की चीज, जो चीज आपके लिए जरूरी है उसको शुद्ध बोल देंगे, और जो जिसकी आप चाह नहीं रखते हैं वो अशुद्ध या मिश्रण कहलाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि हमको जो है शुद्ध पानी लाके दे, तो शुद्ध पानी लाने का मतलब कि उसमें सिर्फ पानी के ही पार्टिकल होने चाहिए, यानी जो भी आप पानी लाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O ही प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी है इसके अंदर तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। और अगर मैं मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण में आपका क्या हो सकता है, मिश्रण में कुछ भी अगर आप जो है आपकी अपेक्षा जिस चीज की है अगर वो ना हो, उसके साथ कुछ और भी मिला हुआ हो तो मिश्रण हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पानी के अंदर ही अगर मैं कुछ और मिला देता हूं तो वो जो है शुद्ध नहीं कहलाएगा, उसको हम मिश्रण कह सकते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि शुद्ध दूध, शुद्ध दूध जो है क्या जो है केमिस्ट्री के हिसाब से शुद्ध है। अगर केमिस्ट्री को रेफरेंस बना के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शुद्धता की आप बात कर रहे हैं उस शुद्धता का प्रमाण अगर आप ढूंढने लगेंगे दूध के अंदर तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि जो है दूध जो है शुद्ध है कि अशुद्ध। उसके लिए आपको जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो हम लोगों के हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध अलग होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से जो है ये फार्मूले पर बेस्ड होता है। अब फार्मूले पर बेस्ड है तो इसको आप समझेंगे कैसे, तो चलिए उसको भी देख लेते। अगर मैं शुद्ध पदार्थ की बात करूं तो शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार का होता है, एक तत्व वाला और एक यौगिक वाला। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी पदार्थ अगर ऐसी चीजों से मिलकर बना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ
तत्व प्रेजेंट है और एक ही प्रकार के तत्व प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसा जो पदार्थ है वो तत्व कहलाएगा। एक ही प्रकार का तत्व नहीं, यहाँ पे परमाणु कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये परमाणु क्या होता है? परमाणु जो आप लोग आवर्त सारणी में जो भी चीजें देखते हो उसको परमाणु कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, ये सब जो है परमाणु के अंदर आते हैं। तत्व का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं जो आपके आसपास में दिखे, तो ये आप लोग का लोहा हो सकता है। अगर मैं लोहा की बात करूं तो लोहे के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर शुद्ध लोहा है तो ऐसी के जो है छोटे छोटे परमाणु मिलेंगे। अगर आप उसे तोड़ेंगे, उस लोहे को आप कोई भी प्रोसेस लगाइए, उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करिए, तो हर एक टुकड़ा आपको Fe मिलेगा। एल्युमिनियम आपका हो सकता है, जितनी भी धातुएं आप लोग देखते हैं वो तत्व की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो है आप सिर्फ धातुओं के बारे में ही सोचेंगे, अधातुएं भी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जिस ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है तत्व की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, तो आसपास में जो चीजें हैं वो जरूरी तो है नहीं कि तत्वों से ही मिलके बने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि तत्वों के कॉम्बिनेशन से मिलके भी बनती और उनसे जो है पदार्थ बना हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, CaCO3 ही है, या फिर आप पानी को ही देख लीजिए, पानी का भी एग्जांपल मैंने लिया था, पानी को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक जो है परमाणु है और ये आपस में जुड़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो अगर ऐसा भी पदार्थ हुआ जिसमें एक ही तरह के क्या हो, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु होते हैं, तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, शुद्ध के अंदर आ जाएंगे और उसको हम लोग यौगिक नाम देंगे। जैसे पानी था, पानी को शुद्धता, अगर पानी की शुद्धता की जांच करनी है तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ H2O होना चाहिए, तो ये होता है आप लोगों का शुद्ध। अगर मैं मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, समांगी, और दूसरा जो है इसका उल्टा होता है विसमांगी, विसमांगी। समांगी और विसमांगी में क्या अंतर होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो से अधिक चीजों को आप मिला दें और वो आपस में अच्छे से घुल जाएं, तो ऐसी चीजों को हम समांगी कहते हैं। इसका एग्जांपल देना चाहे तो जो है बहुत आसान एग्जांपल है, शरबत। शरबत जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें आप क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी के अंदर चीनी डाल देते हो, इसमें क्या होता है, चीनी अच्छे से पानी के अंदर घुल जाता है, ये होता है समांगी। विसमांगी में क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला रहे हो और वो आपस में घुल ही ना रहा हो, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी बोलते हैं। अब इसके लैंग्वेज को जो है अगर आप किताब में देखेंगे तो जो है आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इसको बना दिया जाए। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, इसको समझते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और छूट जा रहा है, उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं कि तत्व और अयौगिक है, उनको थोड़ा मैं और अच्छे से समझा देता हूं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तत्व में आप लोगों के टोटल कितने तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, 118। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे भी सवाल बन सकता है कि कुल तत्व कितने हैं। तो तत्व जो है आप लोगों के 118 हैं। और अगर मैं यौगिक की बात करूं तो यौगिक जो है ये भी कई प्रकार का होता है। अगर इसमें मैं बताना चाहूं तो इसमें जो है आप लोग का पहले यौगिक जो होते हैं जिनको आयनिक यौगिक कहा जाता है, उसके बाद जो है सहसंयोजी यौगिक होता है, उसके बाद उप सहसंयोजी यौगिक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे
किए होगे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये बता सकते हो। और अगर मैं तत्व की बात करूं तो तत्व जो है इनके भी प्रकार हो जाएंगे। तत्व में आप लोग का क्या होता है, धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है, ये तत्व की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैंने धातु वाला एग्जाम्पल ले लिया है। अधातु की बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। और अगर उपधातु की बात करें तो आप लोगों का सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, ये उपधातु का अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो ये आप लोग की जो चिप होती हैं वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है, उसमें जो है सिलिकॉन होता है। तो ये जो है आप लोग का क्या है, तत्व और यौगिक है। अब हमारा अगला टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण ऐसा गुण होता है जिसको हम अपनी आंखों से देखकर, ज्ञानेंद्रियों से महसूस करके बता सकते हैं। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो आसपास की जो भी चीजें हैं जिनको आप मेजरमेंट करते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को बिना जाने हुए, तो ऐसी जितने भी ऐसे जितने भी गुण होते हैं उनको हम भौतिक गुण कहते हैं। और रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण में जो है हम अंदर की चीजों को भी जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे हम लोगों से अगर बोला जाए कि जो है पानी है ना, पानी ठोस है, द्रव है या गैस है, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि पानी जो है इस अवस्था में है, इस अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो भी चीजें जिनको हम देख कर, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से जो है क्या कर सकते हैं, उनको फील करके बता सकते हैं, वो भौतिक गुण के अंदर आता है। रासायनिक गुण में ऐसा नहीं होता है, ज्ञानेंद्रियों की हेल्प से जो है सब कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सी चीजें हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, लैब में एक्सपेरिमेंट करके उसके थ्रू बताना पड़ेगा। और उसमें भी कहीं ना कहीं इन गुणों का भी जो है यूज किया जाता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, हाँ रासायनिक गुण क्या था, रासायनिक गुण, तो मैंने क्या बोला कि इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ की इंटरनल जो प्रॉपर्टी होती है अगर उसको जानना है तो आप बिना रासायनिक गुण को समझे नहीं जान सकते। ये होता है आप लोगों का रासायनिक गुण। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है भौतिक गुणधर्मों का मापन। जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको मापने के लिए यहाँ पे तरीका बताया जाता है। सबसे पहले आपको बताया जाता है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि उनको मापा कैसे जाता है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो भौतिक गुण को मापने के लिए 7 राशियां बनाई गई हैं जिनको हम मूल राशियों के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज की भौतिक राशि को जानना चाहते हैं, आसपास की कोई भी चीज है उसके भौतिक गुण को आप जानना चाहते हैं, तो इन 7 राशियों को आपको पढ़ना होता है। क्योंकि भौतिक राशियां इन 7 पर ही डिपेंडेंट होती हैं, इन्हीं की हेल्प से उनके गुणों को आप बता सकते हो। जैसे कि आप लोगों को सिखाया जाता है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो ऐसी 7 राशियां हैं, इन सभी 7 राशियों को आपको क्या करना होता है, अच्छे से समझना होता है। और इनके मात्रक भी होते हैं। मात्रक क्या होते हैं, इनकी पहचान आप समझ सकते हो। जो भी भौतिक राशियां हैं इनको अगर पहचानना हो तो इनके मात्रक के ही आधार पर उनको पहचाना जा सकता है। तो पहले मैं इस लिस्ट को बना दे रहा हूं कि जो है 7 राशियां कौन कौन सी हैं। पहला है द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा है समय, तीसरा है विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद है आपका ज्योति तीव्रता,
अगला है आपका पदार्थ की मात्रा। इसके बाद है आपका ताप। और सबसे लास्ट में आपका है लंबाई। अब अगर इनके मात्रक की बात करूं, मतलब मात्रक क्या है कि इनको मापेंगे तो मापने के बाद जो है कौन सा जो है नोटेशन होगा जो बताएगा कि हम द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं। तो नोटेशन होता है इसका किलोग्राम। ठीक है, जब भी आपको सवाल भी दिया जाएगा तो उसमें जो है अगर किसी भी संख्या के पीछे किलोग्राम लिखा हुआ हो तो आप तुरंत उसको जो है क्या मान लीजिएगा, उसमें द्रव्यमान के बारे में आपको बताया जाए। समय जो होता है इसको हम लोग सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं। और पदार्थ की जो मात्रा होती है इसको हम लोग मोल से नापते हैं। ताप जो होता है इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। और लंबाई जो होता है आप लोग का ये मीटर में होता है। ये जो मैंने यूनिट लिखी है ये आप लोग का एसआई के अंदर आता है। ऐसी आप लोगों को जो है कई तरह की यूनिट मिलेंगी। एक ही राशि को मापने की जो है ना तरीके, एक ही राशि को मापने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे किलोग्राम में हम माप लेंगे, ग्राम में माप लेंगे, तो ये भी एक अलग टॉपिक हो जाता है। इस पर भी आप लोग का वीडियो बन सकता है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो है राशियों को मापने के लिए कुल कितनी पद्धतियां हैं और उनमें बताया जाता है कि जो है ये पद्धतियां हैं और उनमें मापने के लिए कौन कौन सी यूनिट बनाए गए हैं। तो अब हम लोग का जो है अगला टॉपिक होगा द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान मैंने समझा दिया। अगर मैं भार की बात करूं तो भार क्या होता है? भार एक तरह का बल होता है। हमारे दैनिक जीवन में भार को द्रव्यमान के जैसा ट्रीट किया जाता है। भार को किलोग्राम में ही हम लोग मापते हैं, लेकिन वास्तव में भार जो है जो होता है एक तरह का बल होता है वो भार, और ये अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूला भी बताया जाता है कि भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है।